नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे आपके सिलेबस पर में आधारित हिंदी भाषिक तत्वों का जो शिक्षण है, उसमें जो पहला चैप्टर है वो है उच्चारण शिक्षण। उच्चारण शिक्षण। अब उच्चारण शिक्षण में उच्चारण की हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाषा में उच्चारण शिक्षण होता क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि भाषा विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कस्बों में, विभिन्न शहरों में कई प्रकार से बोली जाती है। यदि हम हिंदी भाषा ही की बात करें तो उत्तर भारत राज्यों में खासतौर पर तो बोली ही जाती है, मध्य भारत में भी बोली जाती है, दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं बोली जाती है। लेकिन जो उच्चारण है वो कहीं ना कहीं डिफ़र करता है, कहीं ना कहीं अंतर दिखने को मिलता है। तो यह क्यों है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे जो उच्चारण के जो दोष हैं, बच्चे जो उच्चारण करते हैं या बड़े लोग जो उच्चारण करते हैं, ऐसा दोष क्यों होता है, किस लिए होता है, किस कारण से होता है और उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक चीज़ आप जान लीजिए, भारत के विशाल भूभाग में हिंदी भाषा बोली जाती है, सब जानते हैं। चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, सभी जगहों पर भाषा बोली जाती है। कहीं कहीं तो हिंदी भाषा तो मातृभाषा के तौर पर में भी बोली जाती है। अब इसका इतना व्यापक क्षेत्र है कि स्थानीय स्तर पर इसका प्रभाव आना स्वाभाविक है। स्थानीयता के आधार पर जो बोली जाती है भाषा, हिंदी भाषा, तो कहीं ना कहीं वो स्थानीयता का प्रभाव उस पर देखने को मिलता है। क्षेत्र भेद के कारण भी उच्चारण में भेद देखने को मिलता है। ब्रज हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, राजस्थानी हो, इन क्षेत्रों के लोग यदि अपने ठेठ लहजे में बोलें तो वे एक दूसरे को कठिनाई से समझ पाएंगे। स्वाभाविक है, जब हम कहीं जाते हैं, हम यदि राजस्थान में चले जाएं, यदि झारखंड का व्यक्ति राजस्थान चला जाए, समझने के लिए तो समझेगा, लेकिन जब वो ठेठ हिंदी बोलेगा तो वहाँ के लोग ठेठ हिंदी नहीं बोलते, वहाँ के लोग एकदम सीधी खड़ी हिंदी बोलते हैं और इस प्रकार से बातचीत करते हैं। तो थोड़ी बहुत कठिनाई का भी अनुमान लगाना पड़ता है या कठिनाई होती है समझने में कभी कभी। और स्थानीयता का प्रभाव उसकी भाषा में जब दिखता है तो पता चल जाता है कि व्यक्ति कहाँ से आया है, किस क्षेत्र का रहने वाला है, इत्यादि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। जैसे ब्रज और अवधि की बात करें तो तालव्य शो की जो ध्वनि है वो उसमें नहीं देखने को मिलती है। सभी शकार युक्त शब्दों का उच्चारण वहाँ सकार युक्त हो जाता है। तालव्य शो को नहीं देखने को मिलता है, तालव्य शो को वो दंत सो ही बोलते हैं। शाप, शकुन, पाठशाला, शंकर आदि का उच्चारण में वो शराब, शकुन, पाठशाला और शंकर के रूप में करते हैं। तालव्य शो की जगह दंत सो का ही इस्तेमाल वो करते हैं। किंतु ये उच्चारण शुद्ध तो नहीं कहे जा सकते ना। तालव्य शो की जगह यदि हम दंत शो करें, शल जम और शलगम, शलजम, सलजम, शंकर, संकर, कितना डिफर है उच्चारण के दृष्टिकोण से भी, और जब हम लिखेंगे तो इसको गड़बड़ तो है। तो ये जो वास्तविक बोलने की जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं गैप दिखता है अवधि में, ब्रज में। तो ये उच्चारण के दृष्टि से सही नहीं है, शुद्ध नहीं कहा जा सकता। इस समय हम लोग खासतौर पर खड़ी हिंदी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और कहा भी गया है कि खड़ी बोली के क्षेत्र के निवासियों की भांति हमारा उच्चारण शुद्ध कहा जाता है। परंतु जब कोई बोली साहित्यिक भाषा बन जाए और वह अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो तो उसका रूप और भी निखरता चला जाता है। धीरे धीरे ऐसी भाषा एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हो जाती है और कुछ भेदों के होते हुए भी उसका उच्चारण समस्त क्षेत्रों में परिनिश्चित होता जाता है।
शिक्षित एवं शिष्ट जन उस पर निश्चित रूप का उच्चारण करने लगते हैं। इनमें बोलीगत कुछ भेद देखने को मिलते हैं, किंतु बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा जो रूप ग्राह्य है वो शुद्ध उच्चारण ही कहा जाएगा। शुद्ध उच्चारण से मतलब ये है कि हम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि भाषा कोई भी हो, उच्चारण का सर्वाधिक महत्व है। सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यदि हम सही बोलेंगे, पर निश्चित भाषा का प्रयोग करेंगे, परिष्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे, तो निसंदेह हमको अलग दृष्टिकोण से लोग देखेंगे, अलग नज़रिए से लोग हमको देखेंगे। तो आप यदि चाहते हैं कि बाकायदे शिक्षक के रूप में यदि हम अपने उच्चारण में शुद्धता लाएं और ठीक वही चीज़ हम बच्चों में भी लाएं, तो इसके लिए प्रॉपर मेहनत करने की ज़रूरत है। महत्व की हम यदि बात करें, शुद्ध उच्चारण का महत्व कहा गया है कि भाषा में उच्चारण का सबसे अधिक महत्व माना गया है। सीखने सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियाँ बहुत बाधक होती हैं। शुद्ध उच्चारण ही भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। याद रखिए, शुद्ध उच्चारण ही भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। भाषा की शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें शुद्ध उच्चारण जो है, शुद्ध उच्चारण करना भाषा ज्ञान का पहला चरण माना गया है, पहला स्टेप माना गया है। जहाँ आप जानते हैं भाषा हमारी जो है हिंदी भाषा, ये काफ़ी अग्रसर हो रही है, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही है और इसलिए इसका महत्व भी काफ़ी अधिक हो गया। अब तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी मंचों पर भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, सब देखते हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश, विकसित देश सब हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं। हिंदी भाषा में भी उनकी रुचि बढ़ती चली जा रही है। तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। शिक्षक होने के नाते, भाषा शिक्षक होने के नाते हम सबका दायित्व है कि हिंदी को आगे बढ़ाने में जहाँ तक संभव हो सके, जो भी कर सके करें। और शुद्ध उच्चारण की जहाँ तक बात है, निस्संदेह यह एक पैमाना है, एक मानदंड है जिसका पालन करना हर भाषा अध्यापक का कर्तव्य है। हर भाषा को जानने वाले, हिंदी भाषा को जानने वाले का ये कर्तव्य बनता है। अब है कि शुद्ध उच्चारण न कर सकने के कारण हम कभी कभी उपहास के पात्र बन जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हम किस प्रकार शुद्ध बोलें, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप सब जानते हैं। तो उपहास के पात्र नहीं बनना है, हमें ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो अब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, एक एक बिंदु पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। सब जानते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। बिना भाषा के प्रयोग के विचारों का आदान प्रदान संभव ही नहीं है। भाषा के दो रूप हैं, बहुत आप लोग स्पष्ट तरीके से जानते हैं, मौखिक और लिखित रूप। मौखिक भाषा के प्रयोग करने का जो मुख्य आधार है वो ध्वनि है, साउंड है। और प्रत्येक ध्वनि के लिए, प्रत्येक साउंड के लिए हम लोगों ने अक्षर डेवलप किया हुआ है, अल्फ़ाबेट डेवलप किया हुआ है, वर्ण डेवलप किया हुआ है और उनका उच्चारण स्थान भी निश्चित, पहले से ही निश्चित है। हम यदि विचारों को प्रकट करते हैं तो ध्वनि का उच्चारण उसके निश्चित स्थान पर और अच्छे प्रयास से नहीं करेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति दोष युक्त मानी जाएगी और हमारी जो भाषा है, हमारी जो मौखिक भाषा का जो अभिव्यक्ति है वो निरर्थक और प्रभावहीन हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हम जब बोलते हैं तो जो शब्द बोल रहे हैं या जो वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं उसका सही उच्चारण यदि हम ना करें तो इससे क्या होगा, हमारी जो मौखिक अभिव्यक्ति है, बोलने की जो अभिव्यक्ति है वो दोष युक्त हो जाएगी। इससे हमें बचना है, हमारा अभिव्यक्ति जो है वो प्रभावहीन माना जाएगा। तो ध्वनियों के अभाव में शब्दों या वाक्यों का अर्थात भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। ध्वनि का लोप हो जाना, शब्दों में जो होना चाहिए था यदि वो लोप हो जाता है तो निश्चित रूप से भाषा का कोई अस्तित्व नहीं बनता है, भाषा का महत्वहीन हो जाती है भाषा। इसलिए कहा गया है कि ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण के बिना भाषा के शुद्ध रूप की कल्पना नहीं की जा सकती, शुद्ध रूप की रक्षा नहीं की जा सकती। ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण के बिना भाषा के शुद्ध रूप की कल्पना नहीं की जा सकती। याद रखिए, तो कितना महत्वपूर्ण है उच्चारण, ध्वनियों का उच्चारण।
इसीलिए हम भाषा अध्यापक का ये कर्तव्य बनता है, ये जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर कि प्रत्येक बच्चा, क्लास का प्रत्येक बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीखे। और इसके लिए हमें प्रॉपर शिक्षा देने की ज़रूरत है, प्रॉपर अभ्यास करने की ज़रूरत है, तभी हम शुद्ध उच्चारण करने की जो कला है वो बच्चों में हम डेवलप कर पाएंगे। सब जानते हैं कि जो हमारी लिखित भाषा है, जो हम लिखते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा पर ही निर्भर करती है। ये कैसे? ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा, हमारे साथ हुआ होगा, और आपने अनुभव भी किया होगा कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ऐसा है, बिल्कुल सत्य है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। और क्योंकि लिखित भाषा मौखिक भाषा की प्रतिनिधि है, लिखित भाषा मौखिक भाषा की प्रतिनिधि है। कहने का मतलब यह कि मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से बोलता है उसी प्रकार से वह लिखता है। तो लिखित भाषा जो है वह मौखिक भाषा की प्रतिनिधि कही गई। यदि हमारा उच्चारण अशुद्ध होगा, दोषपूर्ण होगा, तो निश्चित रूप से अक्षर का जो विन्यास है, अक्षरों की जो संरचना है, अक्षरों के माध्यम से जब हम शब्द बनाते हैं, शब्द के माध्यम से वाक्य बनाते हैं, तो इसमें अशुद्ध होना तय है, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो उच्चारण है वो अशुद्ध है और उसी हिसाब से हम लिखते भी हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूँ, और मैं देखा होगा बहुत सारे लोग, जब हम सुरेंद्र, किसी का नाम हो सकता है, जब हम सुरेंद्र को सुरिंदर बोलेंगे तो सुरेंद्र लिखेंगे कैसे? जब हम, ध्यान से सुनिए, जब हम सुरेंद्र को सुरिंदर बोलेंगे तो हम सुरेंद्र लिखेंगे कैसे? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा उच्चारण ही गलत है। सुरेंद्र को सुरेंद्र ना बोल के हम सुरिंदर बोलते हैं, तो निश्चित रूप से हम लिखेंगे भी सुरिंदर ही। तो ये गलत है ना। ऐसा कई बार होता है। तो भाषा के स्वरूप को, जो भाषा का जो वास्तविक रूप है, उसकी जो स्वरूप है, उसका जो मूल भाव है या मूल प्रकृति है, उसको बचाने के लिए, उसको विकृत होने से बचाने के लिए शुद्ध उच्चारण की जो शिक्षा है, शुद्ध उच्चारण का जो एजुकेशन है, नॉलेज है, वो बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी है। भाषा पर बच्चों का पूर्ण अधिकार कराने के लिए उसमें हम 4 कौशलों का विकास करते हैं। पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आप सब जानते हैं। और ये चारों कौशल शुद्ध उच्चारण पर ही निर्भर करता है। चारों कौशल का जो विकास हम करते हैं उसमें शुद्ध उच्चारण, चारों कौशल में बहुत एक मील का पत्थर का काम करता है। तो उच्चारण शुद्ध होने पर ही हम वक्ता के मनोभावों को ठीक ठीक समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। बोलने का मुख्य आधार तो उच्चारण ही है। पढ़ने में यदि उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो पठन दोषपूर्ण माना जाएगा। और लेखन में तो कहा ही जाता है, जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। स्पष्ट है, जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। इसलिए चारों कौशल को पूरी तरह से विकसित करने के लिए शुद्ध उच्चारण की शिक्षा बेहद ज़रूरी है। अब हम आजकल हमारे विद्यालयों में जहाँ तक बात करें तो उच्चारण की जो शिक्षा है वो उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। ये मान लिया जाता है कि बच्चा घर से ही बोल के आता है, अच्छा बोल ही रहा है, तो उच्चारण का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये हम गलत है, यहाँ भाषा शिक्षक बिल्कुल गलत है। भाषा शिक्षक को उच्चारण पर में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और उसकी शिक्षा प्रॉपर देने की ज़रूरत है, जो आजकल के स्कूलों में नहीं हो रहा है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली आज लिखित रूप पर ही आधारित होती चली जा रही है। खाली लिखना, खाली लिखना, खाली लिखना। शुद्ध उच्चारण जो है वो अशुद्ध ही रह जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसलिए दिन प्रतिदिन भाषा का जो स्तर है, मौखिक स्तर, बोलने का जो अभिव्यक्ति है, वो उसकी जो स्टैंडर्ड है वो गिरती चली जा रही है। मौखिक अभिव्यक्ति प्रभावहीन होती चली जा रही है। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावशील बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, उसके स्तर को डेवलप करने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम उच्चारण की शिक्षा बच्चों को प्रदान करें। तो ये एक बैकग्राउंड मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि उच्चारण शिक्षण है क्या, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, यह क्यों मायने रखता है हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में, बच्चों की शिक्षा के लिए। बहुत इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया।
अब हम बात करते हैं कि उच्चारण संबंधी जो दोष है, प्रोनाउंसिएशन एरर्स जो है, उस पर चर्चा करते हैं और बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। विद्यालय में खास तौर पर एक एक पॉइंट को आप समझेंगे तो ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे उदाहरण के माध्यम से उच्चारण संबंधी जो दोष है उसके बारे में आपको विस्तार से बता सकूँ, बशर्ते कि आप एकदम एकाग्रचित होकर के इस वीडियो को समझें, सुने और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, सीखें। विद्यालय में जो छात्र के द्वारा जो उच्चारण संबंधी दोष प्रायः देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम एक एक पर बात करते हैं। शब्दों में अनावश्यक रूप से वह स्वरों की वृद्धि करते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आप सब जानते हैं, ध्वनि के दो प्रकार स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण सब जानते हैं। जैसे स्वर महेंद्र एक शब्द है तो महेंद्र में महेंद्र बोलेंगे, प्रयोग को प्रयोग बोलेंगे, श्री को श्री बोलेंगे। 3 उदाहरण मैंने आपको दिए। मतलब शब्द जो है उसमें अनावश्यक स्वर वर्ण का प्रयोग करना। सुरेंद्र को सुरिंदर, महेंद्र को महिंदर। उसी तरह से प्रयोग को प्रयोग, श्री श्री को श्री, सीरी दंत स्व हर्षी का रौद्री का सीरी। कितना गलत है, हमें इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसी तरह से व्यंजन में देखिए शब्द जब बोलते हैं तो उसमें अनावश्यक रूप से व्यंजन वर्ण जो है हम लोग उसमें बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। जैसे पुत्र को पुत्र बोलेंगे, पत्र को पत्तर बोलेंगे। कितना गलत है, जानने के लिए तो आदमी समझ जाता है, पुत्र को पुत्र बोल रहा है, पुत्र का मतलब पुत्र ही होता है, लेकिन उच्चारण के दृष्टिकोण से पुत्र सही नहीं है। पुत्र को पुत्र ही बोले, पत्र को पत्र ही बोले, ये सही है। इसी प्रकार से और भी देखिए, शब्द से पहले स्वर में वृद्धि करना। जब हम शब्द बोलते हैं तो अनावश्यक रूप से स्वरागम इसको कहते हैं, व्याकरणिक भाषा में इसको स्वरागम कहा गया है। शब्द से पहले स्वर की वृद्धि यानी स्वरागम। जैसे स्नान एक शब्द है, दंत आधा दंत स जो हम बनाते हैं, दंत श नौ संयुक्त, यानी इसको और समझे, आधा श आधा दंत स दंत नौ आकार और फिर दंत नौ। स्नान हम बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसमें अनावश्यक स्टार्ट में जो है हम स्वर लगाते हैं। स्नान को स्नान बोलते हैं, खास तौर पर आप लोगों ने देखा स्नान को स्नान। उसी प्रकार से स्त्री, औरत जिसको आप कहते हैं, स्त्री में हम क्या लगाते हैं, दीर्घ हर्ष ई जबरदस्ती उसमें लगाते हैं, स्त्री स्त्री ऐसे करते हैं। स्कूल जिसको आप विद्यालय बोलते हैं, स्कूल में क्या करते हैं, उसमें भी हर्ष ई अनावश्यक लगाते हैं। ई स्कूल अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा बोलते हुए, बच्चों ही नहीं घर की महिलाओं को, देहात में खास तौर पर इन सब चीज़ों पर विशेष देखा गया। देहात की ही बात हम ना करें, हम तो संपूर्ण परिवेश की बात करें तो हर जगह कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बोलने में हम लोग गलतियाँ करते हैं, बच्चे गलतियाँ करते हैं। उसी प्रकार से और उदाहरण देखिए, स्वर का लोप हो जाना। कैसे, शब्द में हम किसी स्वर को कैसे कम कर देते हैं। जैसे परमात्मा, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, परमात्मा है क्या, परमात्मा, उसको हम क्या करते हैं, परमात्मा है क्या, ईश्वर, दीर्घ ई, ईश्वर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर, हर्ष ई का उच्चारण करते हैं। दीर्घ ई में थोड़ा जोड़ देके तो देना पड़ता है, हर्ष में कम जोड़ देना पड़ता है। उसी तरह से अनाज को अनाज नहीं बोल के नाज बोलते हैं, और हम लोग मतलब पता नहीं कहाँ काट के फेंक देते हैं। अनाज को नाज, ईश्वर को स्वर, ई छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा को परमात्मा, ऐसा कई बार देखने को। उसी प्रकार से जैसे स्वर का लोप करते हैं, उसी प्रकार से व्यंजन का लोप करते हैं। वो कैसे, जैसे मास्टर साहब को माँ साहब, मास्टर साहब को हम लोग क्या करते हैं, माँ साहब बोलते हैं। जैसे मैडम
बोलना हो तो मैम बोलते हैं। तो ये सब जो व्यंजन है, व्यंजन लोप हम लोग करते हैं। उसी प्रकार से शब्द में जो हम लोग वर्ण के स्थान जो हैं जो प्रयुक्त करते हैं उसमें भी कई बार हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, जिसको व्याकरणिक भाषा में वर्ण विपर्यय बोला गया है। जैसे चाकू को चाकू ना बोल करके काचू बोलते हैं, अक्सर ऐसा होता है बच्चों के मानने में, काचू, चाकू को चाकू ना बोल करके काचू। उसी तरह से लखनऊ को लखनऊ में बोल कर नखलऊ बोलते हैं, नखलऊ, लखनऊ नहीं कह करके नखलऊ बोल देते हैं। मतबल को, मतबल का सही शब्द क्या है? मतलब। अक्सर इसको हम लोग गलती बच्चों के माध्यम से सुनने को कई बार मैंने देखा है इन सब चीज़ों को, मतलब ना करके मतबल। इसका मतबल क्या है? देखिए कितने मतलब बच्चे उच्चारण संबंधित विकृतियाँ बच्चों के माध्यम से आप देखने को मिलती है। ये तो वर्ण विपर्यय हो गया। उसी प्रकार से शब्द के विपर्यय भी होते हैं। जैसे वाक्यों में जब हम कोई प्रयुक्त शब्द लिखते हैं, शब्दों को उपयोग में लाते हैं, तो उसके स्थान में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। जैसे एक मुहावरा है बाल की खाल निकालना। यदि हम ये मुहावरा बोलेंगे बाल की खाल निकालना, तो उसको हम लिखते कैसे हैं? खाल की बाल निकालना। कितना गलत है बताइए, खाल की बाल निकालना। उसी प्रकार से कान में तेल डाल दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तेल में कान डाल दो। मतलब एक से एक उदाहरण है उच्चारण दोष के। तो कितने सारे उदाहरण मैं आपको दूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। उसी प्रकार से ह्रस्व ई और दीर्घ ई में देखिए कैसे त्रुटि करते हैं बच्चे। कवि, क व हर्ष ई का सही रूप है कवि, और इसको हम लोग क्या करते हैं? दीर्घ ई लगा देते हैं, कवि। गलत है। आशीर्वाद के लिए हम लोग आ तालब विश्व दीर्घ ईकार, व में आ की मात्रा, ऊपर रेफ और द, ये आशीर्वाद लिखते हैं। और बोलते क्या है? आशीर्वाद। मतलब तालब विश्व की दीर्घी की जगह हर्ष ई का प्रयोग कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। उसी प्रकार से कई बार हम लोग क में हर्ष ई की जगह क में दीर्घीकार, या कहीं क में दीर्घीकार की जगह क में, उसने कहा कि, यहाँ पर में क हर्षीकार होगा और लिखा जाता है क दीर्घीकार। उसी प्रकार से मुझे जाने की ज़रूरत है, अब यहाँ पर में क में दीर्घीकार लगाना और लगा देंगे हर्षीकार। तो ये सब चीज़ें जो हैं अक्सर जो है गलतियाँ होती हैं बोलने में और लिखने में। ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ में देखिए कहाँ कहाँ त्रुटि करते हैं। परंतु, प र में ऊपर अनुस्वार, तो हर्ष ऊकार, ये सही रूप है परंतु। और हम लोग क्या करते हैं? दीर्घ ऊ लगा देते हैं तो में, परंतु, परंतु, तो ये गलत हो जाता है। उसी प्रकार से पूर्व, पूर्व में दीर्घ ऊ लगाना है तो लगा देंगे पीछे वाला से ह्रस्व ऊ। पूर्व, स्पष्ट उच्चारण इसका कहेंगे पूर्व, तो क्या होता है? बोलते हैं पूर्व, गलत है। उसी प्रकार से ए और ऐ, ए ऐ ओ औ अंग अ, उसमें पहला ए और दूसरा जो ऐ वर्ण है उसमें कैसे हम त्रुटि करते हैं, कैसे उच्चारण दोष होता है। जैसे जाता है की जगह हम लोग क्या कहते हैं? जाता है, जाता है नहीं कहेंगे, जाता है। उसी प्रकार से मेला को मेला ना कर करके मैला बोल देते हैं। साड़ी मैली है की जगह साड़ी मेली है, साड़ी मेली है, कितना गलत है। ओ और औ देखिए, ओ और औ में कैसे त्रुटि करते हैं बच्चे? और के लिए और, तुम्हें उस ओर जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? तुम्हें उस और जाना चाहिए, गलत है ना। उसी प्रकार से तथा और के लिए और, कौन के लिए कौन। तथा कहीं लिखना हो या और लिखना हो तो वहाँ हम गलती क्या करते हैं? वहाँ और लिखते हैं, और की जगह और लिख देते हैं, या और की जगह और बोल देते हैं, तथा की जगह और बोल देते हैं, कौन की जगह कौन बोल। तुम कौन हो, है ना, लेकिन क्या बोलेंगे? तुम कौन हो, तुम कौन हो, बताइए। तो ये उच्चारण दोष माना गया है। उसी प्रकार से
बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे अनुनासिकता का जो दोष होता है उसमें जैसे सोचना को सोचना अनुस्वार लगा देते हैं, दंत सौ ऊ का ऊपर अनुस्वार, छ दंत नौ आकार, तो ये गलत है। सोचना तालब दंत सौ ऊकार चौ दंत नौ आकार, ये सही रूप है सोचना। उसी तरह से चौथा तो चौथा, तुम चौथा या चौथे क्लास में पढ़ते हो, क्या बोलेंगे, तुम चौथे क्लास में पढ़ते हो। नाक का उच्चारण, मतलब नाक से अनुस्वार का उच्चारण जोड़ दे, चौ में औ की मात्रा, ऊपर अनुस्वार, थ और ए की मात्रा लगाते हैं, लेकिन नहीं, उसमें अनुस्वार लगाने की कोई जरूरत। तुम चौथे क्लास में पढ़ते हो, या मैं चौथा क्लास में पढ़ता हूँ, या ना कह करके अब क्या बोलते हैं, मैं चौथा क्लास में पढ़ता हूँ, या तुम चौथे क्लास में पढ़ते हो, तो ये गलत है। अनुस्वार का विकृति यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जहाँ तक देखें अल्प प्राण और महाप्राण आप लोग पढ़े होंगे, उसमें भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। भोजन को भोजन बोल देते हैं, भास्कर को भास्कर बोल देते हैं, घर को घर बोल देते हैं, धोबन को दोबन बोल देते हैं। तो ये अल्पप्राण और महाप्राण से रिलेटेड है। उसी प्रकार से नौ, दंत नौ और मूर्धन्य नौ का जो भ्रम है, कन्फ्यूजन है, उसमें भी हम लोग काफ़ी सारे देखते हैं। जैसे रणभूमि को रणभूमि बोलते हैं, र टबर्गी नौ, भौ में दीर्घ ऊ की मात्रा और मौ हर्ष ई का, ये रणभूमि सही है। और हम बोलते क्या है, रणभूमि, र दंत नौ, भौ हर्ष दीर्घकार मौ हर्ष ई का, ये रणभूमि, रणभूमि, ये उच्चारण। पानी को पानी नहीं कहते, तुम पानी पानी कह देते हैं। प्रणाम को प्रणाम, ये भी हम लोग गलती करते हैं। वन को वन नहीं कह करके वण, तुम वन जाते हो, गलत है ना, तुम वन जाते हो, तो यहाँ पर ये गलतियाँ होती हैं। व मतलब वक वाला व और ब बत्तख वाला ब, ये दोनों में भी काफ़ी सारी गलतियाँ होती है। जैसे वन को बन बोल देते हैं, तुम बन जाते हो, वन की जगह बन बोल देते हैं। वानगी की जगह बानगी बोल देते हैं। वचन की जगह बचन बोल देते हैं, मेरा ये वचन है, नहीं, क्या बोलते हैं, मेरा ये वचन है, गलत है, वचन होना चाहिए, वो नहीं। उसी प्रकार से खास तौर पे दंत सौ, तालव्य सौ और मूर्धन्य सौ का भ्रम काफ़ी देखने को मिलता है। सरोज को शरोज बोलेंगे, सुषमा को सुषमा बोलेंगे, पाषाण को पाषाण बोलेंगे, शकल को सकल बोलेंगे, प्रकाश को प्रकाश बोलेंगे। ये सब चीज़ें काफ़ी माइन्यूटली देखना पड़ेगा, माइक्रो ऑब्जर्व करना पड़ेगा एक एक चीज़। तो ये सब सारे जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले शिक्षक को अपने अंदर लाना पड़ेगा। और भी सारे उदाहरण हैं, दो चार और उदाहरण मैं आपको दे दूँ। छ और अक्ष का भ्रम, छ मतलब छाता वाला छ और अक्ष क्षत्रिय वाला छ, इसमें कैसे कक्षा को कक्षा बोल देते हैं। ये खास तौर पर गुजरात में खास तौर पर इसको बोलते हैं, कक्षा को कक्षा। लक्ष्मण को लक्ष्मण छ बोलेंगे, क्षत्रिय को क्षत्रिय, क्षत्रिय को क्षत्रिय, छ और छाता वाला छ लगाएंगे यहाँ, क्षत्रिय, गलत है। ये सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी प्रकार से डॉ डमरू वाला डॉ और बरी डॉ, इसमें काफ़ी डिफरेंसेस मिलता है। जैसे गुड़ को गुड बोलेंगे, गुड़ को गुड़ बोलेंगे, पढ़ना को पढ़ना बोलेंगे, पढ़ना पढ़ना बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को काफ़ी मिलती हैं। बहुत सारे बच्चे शब्दों के किसी एक वर्ण पर बार बार अटक अटक कर बोलते हैं, जिसको तुतलाना बोलते हैं। जैसे तुम बोलना हो तो तुम बोलते हैं, या फिर क्या बोलना है तो क्या बोलेंगे। तो ये सब चीज़ जो है ये भी उच्चारण दोष है, ये भयंकर दोष है। तुतलाना जो है भयंकर दोष है। स्वराघात, अशुद्ध स्वराघात हम लोग लगाते हैं। वाक्यों के कई शब्दों में से गलत रूप से किसी शब्द पर जोड़ दे देना। जैसे एक उदाहरण है चाय पिएंगे, इस वाक्य में दो शब्द हैं, इनमें से प्रत्येक शब्द पर जोड़ डालने का अभिप्राय कि हम चाय पिएंगे, और पिएंगे पर जोड़ डालने का मतलब है कि क्या आप चाय पिएंगे। जैसे चाय पिएंगे, चाय पिएंगे, देखिए डिफरेंस, देखिए चाय पिएंगे,
चाय पिएंगे। तो उच्चारण के दृष्टिकोण से एक उच्चारण में देखने को मिल रहा है कि हम चाय पिएंगे, एक उच्चारण मिलने पर था कि क्या आप चाय पिएंगे। तो ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अक्सर। तो आप लोगों ने कई सारे उदाहरणों के माध्यम से देखा कि खास तौर पर शिक्षक और शिक्षार्थी के द्वारा बहुत सारे एरर होते हैं उच्चारण करते समय। अब हम बात करेंगे उच्चारण के जो दोष हैं, उच्चारण दोष जो होते हैं उसके कौन कौन से कारण हैं, कॉजेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन एरर्स। कुछ उच्चारण दोष के जो कारण हैं उसके बारे में बात करते हैं। वर्णों के शुद्ध उच्चारण, ज्ञान का अभाव। अब देखिए कि हिंदी भाषा की जो ध्वनि तत्व है उसका वो जो है बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व रखता है। वैज्ञानिक तरीके से उसको समझने की ज़रूरत है। सब जानते हैं कि हर ध्वनि का जो अवयव है, मुख का अवयव, उसके उच्चारण स्थान निश्चित किए गए हैं। यदि छात्रों को हर ध्वनि के उच्चारण का सही तरीके से ज्ञान नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में उच्चारण संबंधी त्रुटियां देखने को मिलती हैं। इसीलिए हिंदी वर्णमाला की हर ध्वनि का स्पष्ट ज्ञान बच्चों को सिखाना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देने की क्या जरूरत हुई? पहला जो कारण हुआ वो कारण ये है कि बच्चों के शुद्ध उच्चारण ज्ञान का अभाव। उच्चारण जो करते हैं, जिस ध्वनि का जिस मुख के अवयव की सहायता से हमें उच्चारण करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें नहीं पता, शिक्षक को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। तो इस वजह से बच्चे काफ़ी गलतियाँ करते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं। जैसे व को व बोलेंगे, तलब श को श बोलेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे उच्चारण गलतियाँ करते हैं। दूसरा कारण है वातावरण का भी। वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। सब जानते हैं भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। आसपास में जो भाषा बोली जाती होगी वही भाषा, वही प्रोनंसिएशन, वही कल्चर, वही संस्कार आपके ऊपर भी पड़ जाते हैं। और यही कारण है कि बच्चे अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं झुमरी तिलैया कोडरमा में काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ 2-3 चीज़ें जो बारीकी से सीखी है। 16 को 16 बोलते हैं। यहाँ के आसपास के लोगों के में ये उच्चारण दोष है। 16 को 16 बोलेंगे, यदि को अदि बोलेंगे। मैंने कई बार नोटिस किया है, बच्चों को समझाने की कोशिश की है, प्रयास भी कराया है, अभ्यास भी कराया है। कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन वो तो हम लोग अपने पास बहुत सारे बच्चे नहीं रहते, वो चले जाते हैं फिर। लेकिन यहाँ का ये कल्चर मैंने देखा है कि उच्चारण दोष जो है, वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ा है बच्चों पर में, ये देखने को मिला है। तो ये उदाहरण हमको देखने को मिला है। तीसरा जो कारण है वो है अध्यापक का शुद्ध उच्चारण। यदि अध्यापक स्वयं ही शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा, शुद्ध नहीं बोलेगा, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा। तो शुद्ध उच्चारण यदि शिक्षक करेंगे तो बच्चे भी उसी प्रकार से वही आदत बच्चे में भी डेवलप होगी, नहीं तो फिर वही बात होगी। चौथा जो कारण है वो अतिशीघ्रता है, जल्दीबाजी। यदि हम बोलते हैं और जल्दीबाजी दिखाते हैं, जल्दी कोई बात कहने का प्रयास करते हैं, तो जल्दी के क्रम में क्या होता है ना कि बहुत सारे उच्चारण दोष होते हैं। इसलिए खास तौर पर में हकलाहट या रुकना या विपर्य दोष जिसको आपको बताया गया था ना, वर्ण विपर्य, जहाँ चाकू को काचू बोल देना, मतलब को मदबल बोल देना, तो ये जल्दीबाजी में ही होता है। यदि हम रुक करके उचित गति के साथ बोलेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो अतिशीघ्रता से बचना होगा। अतिशीघ्रता एक कारण है उच्चारण दोष होने का। असावधानी, यदि बोलते समय आपका ध्यान या बालक का ध्यान कहीं और चला गया तो वह दंत श को तालब श बोलेगा, च की जगह छ बोलेगा, अक्ष की जगह छ बोलेगा। ऐसे हो जाता है, तो नोटिस करने की ज़रूरत है, बच्चे को टोकने की ज़रूरत है, ध्यान न भटके। तो असावधानी कभी कभी होती है, यदि ध्यान भटक गया तो गलतियाँ होती हैं। शारीरिक दोष भी माना गया। कुछ बच्चे की दिक्कतें होती हैं, जैसे कंठ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या तालू से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जीभ है, दांत है, होठ है। यदि इन सब चीज़ों में प्रारंभिक अवस्था में छोटे आयु में यदि बच्चों की ये चीज़ें दूर हो जाएं डॉक्टरी सहायता से, तो बच्चे आगे चल कर के उच्चारण दोष नहीं दिखेंगे। लेकिन
यदि देखा नहीं गया, उसको छोड़ दिया गया माता पिता के द्वारा, ये जानते हुए भी कि इसके मुंह में कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुख के जो अंग हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल कर के वही बच्चा काफ़ी उच्चारण संबंधी दोष करता है और हकलाता है, अनेक प्रकार के विकार बोलने में पैदा करता है। और जानते हैं, भाषा शुद्ध नहीं बोलेंगे, भाषा की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं होगी तो आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाती है। और कोई भी ये व्यक्ति नहीं चाहेगा, चाहे हम हों, आप हों, चाहे हमारे बच्चे हों, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि ये पर्सनालिटी खराब हो। तो शारीरिक दोष भी एक कारण है। साइकोलॉजिकल कारण भी है, मनोवैज्ञानिक कारण। कुछ बच्चे लज्जा करते हैं, शर्म करते हैं, बोलने समय सकुचाते हैं, संकोच करते हैं, भय भी लगता है, आत्महीनता, आत्मग्लानि, आत्मविश्वास की कमी, ये सब भी एक कारण है। बच्चा बोलने में घबराता है, डरता है, संकोच करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, कक्ष में सभी बच्चे बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम नहीं बोलते हैं, और यदि बोलेंगे भी तो उनके पसीने छूट जाते हैं, डरने लगते हैं। तो आपको उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की ज़रूरत है कि उनके जो दोष हैं, चाहे वो लज्जा करता है, शर्म करता है, सकुचाता है या आत्मविश्वास की कमी है, तो इन सब चीज़ों पर बच्चों के साथ काम करने की ज़रूरत है, उनको अधिक से अधिक मौका देने की ज़रूरत है। स्थानीय प्रभाव, आपको पहले भी चर्चा हुआ ही है। स्थानीय प्रभाव, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, प्रांत का भी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार से भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में दो बाँट देखने को मिलेगा, पश्चिमी और जो हिंदी है वो अलग तरीके से बोली जाती है और जो उत्तरी है वो अलग तरीके से बोली जाती है। राजस्थान चले जाएं तो वहाँ और खड़ी हिंदी आपको मिलेगी। पंजाब चले जाएंगे तो वहाँ तो और भी गजब हिंदी बोली जाती है। तो प्रांत का प्रभाव भी देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं इसके प्रभाव होने के कारण आपके वाचन में या आपके उच्चारण में अशुद्धता देखने को मिल जाती है। विदेशी भाषा का भी प्रभाव है। हमारे उच्चारण में यदि विदेशी भाषा का प्रभाव हम लोग यूज़ करते हैं तो ख़ास तौर पर इन सब चीज़ों को के माध्यम से हमारा उच्चारण दोष होता है। जैसे राम को रामा बोलेंगे, रामायण को रामायणा बोलते हैं। ये सब चीज़ें, खींचना को खींचना, श्री को श्री, ये उर्दू भाषा का प्रभाव है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें बचना होगा। कुछ चीज़ें दोषपूर्ण भी हो जाती, दोषपूर्ण आदतें, मतलब बैड हैबिट जिसको आप कहते हैं। बैड हैबिट होने के कारण भी कुछ बच्चे में ये आदत पड़ जाती है विशेष रूप से, और वो गलत उच्चारण करने लगते हैं, जिसके कारण भाषा संबंधी दोष देखने को मिलता है। अब है कि अब हम अंतिम चरण में आ गए हैं। अब हम बात करेंगे कि उच्चारण जो दोष है, उच्चारण दोष को दूर करने के कौन कौन से उपाय बताए गए हैं, उन उपायों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रेमेडिकल मेजर्स फॉर प्रोनाउंसिएशन एरर्स, उच्चारण दोष के जो निराकरण के जो उपाय हैं उस पर बात करें। ध्वनि तत्व का ज्ञान करना, जितने भी ध्वनियाँ हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, प्रॉपर एक एक वर्ण को सही तरीके से उच्चरित करवाना, किस वर्ण का किस के साथ, किस मुख के तंत्र के साथ, अवयव के साथ उच्चारण होगा, इसकी जानकारी एकदम देना, शुरुआत में देना। वर्गीकरण सिखाना, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उन सारे वर्गीकरण के बारे में बताना। विशेष ध्वनियों का अभ्यास कर, हिंदी में जो विशेष ध्वनियाँ हैं जहाँ अक्सर गलतियाँ करते हैं बच्चे, जैसे तालव्य श का उच्चारण, दंत श का उच्चारण, अक्ष का उच्चारण, व और ब का उच्चारण, है ना, ओ और औ का उच्चारण। तो ये सब चीज़ें पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ यदि किसी बच्चे का उच्चारण के जो अंग हैं, उच्चारण करने के जो अंग मुख में प्रकृति के द्वारा मिला है, यदि उसमें कोई दिक्कत है तो निस्संदेह डॉक्टर की सलाह से उचित परामर्श लेकर के काम करना चाहिए, क्योंकि उच्चारण की बात है। शुद्ध बोलने की संगत, यदि हम शुद्ध बोलने वालों के बीच रहेंगे उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि शुद्ध बोलने वाले बच्चों के बीच में रहें, शुद्ध बोलने वाले बच्चों को कहें
कि आप एक माहौल क्रिएट करें, आप उनके साथ बातचीत करें, मतलब एक वातावरण देना जहाँ बच्चे अपने आप को कंफर्ट फील कर सके, जहाँ शुद्ध उच्चारण ही बोला जाता हो, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बच्चों के नेचर पर पड़ेगा, उसकी पर्सनालिटी पर पड़ेगा। तो शुद्ध बोलने वालों की संगत के बीच में बच्चों को रहने की अभिप्रेरणा देनी होगी। अध्यापक को शुद्ध हिंदी बोलना पड़ेगा, शुद्ध उच्चारण करना पड़ेगा। पहले भी बात आई है, प्रेम पूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार का प्रदर्शन करना पड़ेगा। उच्चारण यदि कोई बच्चा गलत करता है तो हंसने लगते हैं, कोई बच्चा उपहास करने लगता है, शिक्षक कभी गलत बोलते हैं तो बच्चे हंसने लगते हैं, बच्चा उपहास करने लगता है तो हम बच्चे को पीटते हैं, डांटते हैं, अनेक प्रकार के असंगत व्यवहार जो है कक्षा में हम लोग करने लगते हैं। तो ये तरीका नहीं है। इन सब तरीक़ों पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हमें अच्छा शिक्षक बनना है, हर दृष्टिकोण से अच्छा शिक्षक बनना है। भाषा शिक्षक तो सब दृष्टि से उसे अच्छी होनी चाहिए, उच्चारण तो उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम मैच्योरिटी होनी चाहिए, मैच्योर होना चाहिए उसका उच्चारण, एकदम तर्कसंगत होना चाहिए, कोई उपहास के पात्र न बन जाए कोई शिक्षक इस कक्ष में। पता नहीं यदि ऐसा कभी होता है तो ये बहुत दिनों तक शिक्षक के मानसिक तनाव का एक कारण बन जाता है कि आज हमसे गलती हो गई, हमने क्या बोल दिया, बच्चे ने उपहास कर दिया, और बच्चे उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं, लाइक कर लेंगे, और वो अनावश्यक रूप से आप कहीं जा रहे हैं या आसपास कहीं भटक रहे हैं तो बच्चे क्या करने लगते हैं, खुद कहीं ना कहीं जा कर के आपको गलत तरीके से टोंट कसने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों से बहुत बचना होगा, हमें बच्चों के बीच सोच समझ करके बोलना होगा और सही सही उच्चारण के माध्यम से ही अपने बातों को रखनी होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। पुनरावृत्ति, आवृत्ति का प्रयोग हम करते हैं। यदि बच्चा कोई गलत उच्चारण करता है तो हम उन बच्चे को अभ्यास का मौका देंगे, पुनरावृत्ति का मौका देंगे, बार बार उच्चारण कराने का अभ्यास करवाएंगे, तो इससे बच्चे का उच्चारण दोष दूर हो जाता है। यदि कोई बच्चा बड़े बड़े अक्षरों को सही तरीके से नहीं बोल पाता या शब्दों को सही तरीके से नहीं बोल पाता तो विश्लेषण करके बताएं। जैसे मान लीजिए महिषासुर है, महिषासुर नहीं बोल पाता बच्चा, हिसासुर बोल देता है या महिषा बोलता है, तो आप उसको अलग अलग खंड कर दीजिए। मौ जोड़ ह हर्ष ई का प्लस मूर्धन्य श की आ की मात्रा लगाएं, दंत श में हर्ष की मात्रा लगाएं और र अलग अलग बोलें, इसका उच्चारण करो। मौ ही शा सुर, ऐसे अलग अलग खंडित करके खंड खंड बांट दें शब्दों को, और उन शब्दों को अलग अलग बोलने से बच्चे को फिर अभ्यास कराएं और फिर बोलें कि आप इसको एक जगह करके बोलिए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि शब्दों को विश्लेषण कर दें, तो खंड खंड कट दें, तो बच्चे आराम से सीख जाएंगे। बड़े बड़े जो शब्दावली होते हैं तो बच्चे काफ़ी उसमें हकलाते हैं, नहीं बोल पाते। जैसे हिमाच्छादित, महिषासुर, जैसे चयनिका, कवियित्री, तो इन सब चीज़ों को बोलने में बच्चे काफ़ी संकोच करते हैं, कैसे बोलें, कैसे क्या करें। तो आप अलग अलग करके उन वर्णों को अलग अलग खंड खंड कर दें तो बच्चे आसानी से बोल सकेंगे। अनुकरण विधि का, यदि कोई बच्चा गलत बोलता है तो आप उस शब्द को या उस ध्वनि को अपने से बोल करके दिखाएं, बच्चा उसका अनुकरण करे। अनुकरण, भाषा तो अनुकरण करने की चीज़ है, सीखने की चीज़ है। शुद्ध शुद्ध पाठ पढ़ने पर जोर देना है। पाठ को जब पढ़ें, शिक्षक द्वारा जब पढ़ा जाए, आदर्श वाचन किया जाए, तो ध्यान रखिए आप आदर्श वाचन कर रहे हैं। शिक्षक आदर्श वाचन जब करता है तो उसे शुद्ध शुद्ध शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, शुद्ध शुद्ध प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग करना चाहिए, और इसमें उस निपुणता होनी चाहिए। शिक्षक जब बोले, पाठ को पढ़े, पाठ में लिखे हुए शब्दों को पढ़े, एकदम शुद्ध शुद्ध पढ़े, क्योंकि बच्चे उसके बाद खुद अनुकरण करने वाले हैं। तो यदि आप गलत पढ़ेंगे तो अनुकरण भी बच्चे गलत करेंगे। उन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधान रहना है बच्चों के साथ बातचीत करते समय कि गलत ना हो, गलत उच्चारण कोई कहे नहीं, उच्चारण दोष जैसे ही दिखे तुरंत नोटिस करना है, तुरंत सुधारने की कोशिश करना है। खास तौर पर बच्चों को और मोटिवेट करने के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन आप कर सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप परख सकते हैं कि हमारे जो क्लास के बच्चे हैं वो सही सही शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे शब्दों को नोट कर लें, और अगले क्लास में जब आप जाएं तो उन बच्चों को बुला करके
उन्हें शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करवा दें, ताकि आगे से कोई गलती ना हो। उच्चारण प्रतियोगिता भी आप करा सकते हैं। कठिन कठिन शब्द ले लें क्लासरूम में और सबको कहें कि आप इसको उच्चारण करो। जो सही सही उच्चारण करेगा उसको इतने मार्क्स मिलेंगे, जो गलत उच्चारण करेगा वो उसको माइनस मार्क करेंगे। तो इससे बच्चे में शुद्ध बोलने की प्रवृत्ति डेवलप होगी, जिज्ञासा डेवलप होगी, और वो प्रयास करेंगे कि हम कक्षा में अधिक से अधिक शुद्ध बोलें। इस प्रकार से हम कई सारे अप्रोच लगा सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि उच्चारण का हिंदी भाषा में क्या महत्व है, उच्चारण क्या होता है, इसको हम एज ए टीचर अपने टीचिंग बिहेवियर में कैसे लाएंगे, शिक्षार्थी के अंदर शुद्ध उच्चारण करने की प्रवृत्ति को कैसे डेवलप करेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बताया जो कक्षा में और कक्षा के बाहर बच्चे के द्वारा गलत तरीके से बोला जाता है। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपके बीच रखे। शुद्ध उच्चारण न करने के कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की, और साथ ही साथ शुद्ध उच्चारण करें इसके लिए मैंने उपाय भी आपको सुझाए। उपाय के बारे में भी आपको मैंने बताया। तो हमें इस वीडियो को बार बार देखने की ज़रूरत है, बार बार समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भाषा शिक्षक बनेंगे। और न केवल भाषा शिक्षक की बात हम करें, सारे शिक्षकों की बात करें, सारे शिक्षकों को ये वीडियो देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम सही शब्दों का उच्चारण करें। इसका ध्यान हमें रखने की आवश्यकता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।